हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 और ये है अम्ल, क्षार और लवण यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और इस चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे 100 एमसीक्यू। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 अपलोड किया है धातु और अधातु का। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहां आपको एनसीईआरटी साइंस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहीं पे आपको चैप्टर 1 भी मिल जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप ऊपर में यहाँ पे आपको ऊपर में यहाँ पे एक आई बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करें तो 100 एमसीक्यू करने के बाद ही ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा एक ही वीडियो में। और ये वीडियो हर उस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है जिसमें भी जनरल साइंस पूछे जाते हैं, क्योंकि सारे एमसीक्यू एनसीईआरटी के बुक से तैयार किया गया है। और इन दिनों चल रहे हैं रेलवे परीक्षा 2019 और 2018 में जो हो चुका है रेलवे की परीक्षा, उसमें 95% से भी ज़्यादा सवाल सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो इस लिहाज से भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले टाइम में जो रेलवे परीक्षा है उसके लिए, और आने वाले टाइम में जो एसएससी की एग्जामिनेशन है उसके लिए भी, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन जो इन फ्यूचर आने वाली है, उन सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल है अगर उसमें जनरल साइंस पूछा जा रहा है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सवालों से, अम्ल, क्षार और लवण से। पहला सवाल है, अम्ल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अम्ल के बारे में बताइए कि कौन सा गलत है। यह स्वाद में कड़वा होता है, ये गलत है। यह स्वाद में खट्टा होता है यानी कि सार होता है। यह स्वाद में खट्टा होता है, ये सही है। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये भी सही है। क्षार के प्रभाव को खत्म करता है, तो ये भी सही है। हमारा जो ए है ये गलत है। तो ये सारे प्रॉपर्टी, सारे गुण हैं अम्ल के बारे में, ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। क्षार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अब क्षार के बारे में यानी कि बेस के बारे में बताना है। यह स्वाद में कड़वा होता है, ये सही है। यह स्वाद में खट्टा होता है, ये गलत है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये सही है। ध्यान रखिएगा, एसिड क्या करेगा, ये ब्लू को रेड करेगा, और जो बेस होगा, क्षार होगा, ये रेड को ब्लू करेगा। अम्ल के प्रभाव को खत्म करता है, तो ये भी सही है, यानी कि हमारा आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषित सूचक है? सूचक यानी कि जो अम्ल क्षार का पता लगा है, इंडिकेटर, तो सिंथेटिक इंडिकेटर बोला है, यानी जिसे तैयार किया गया है लैब में। एक होता है प्राकृतिक सूचक, जैसे कि लिटमस, ये लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी ये प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्ता गोभी ये प्राकृतिक सूचक है। और मिथाइल ऑरेंज ये है हमारा संश्लेषित, जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया है। उसके बाद फेनोल्फ्थलीन, ये भी आप याद रखना। फेनोल्फ्थलीन ये भी क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी कि संश्लेषित सूचक है। लिटमस विलियन यानी कि लिटमस सॉल्यूशन डैश रंग का रंजक होता है, तो लिटमस विलियन ये बैंगनी कलर का होता है, यानी कि पर्पल कलर का होता है। लिटमस डैश लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, यह किस समूह में आता है? लिटमस जो है ये लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो ये जो लाइकेन का पौधा है ये प्लांट किंगडम के किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये पूछा है। पादप जगत के किस समूह से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है थैलोफाइटा समूह से। ठीक है, थैलोफाइटा डिवीजन से ये बिलोंग करता है, लाइकेन का पौधा जहां से लिटमस को प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब ये किस रंग का होता है? लिटमस विलियन ना तो अम्लीय हो ना क्षारीय हो, तब ये होता है बैंगनी कलर का, पर्पल कलर का। अगर लिटमस विलियन अम्लीय हो तब ये होगा लाल कलर का। अगर लिटमस विलियन क्षारीय हो तब होगा ये नीला रंग का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखना। अम्लीय होगा तो लाल और क्षारीय होगा तो नीला, और जब ना ही अम्लीय हो ना ही क्षारीय हो तब बैंगनी कलर का होगा। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जिसके गंध से अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता चलता है? यानी ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका गंध अम्लीय प्रकृति में और क्षारीय प्रकृति में अलग अलग होता है। किसी में ज्यादा होगा, मान लो किसी माध्यम अम्लीय प्रकृति है तो उसमें ज्यादा होगा, क्षारीय में कम होगा, या फिर क्षारीय में ज्यादा होगा तो किसी में होगा ही नहीं। इस तरह से ये पता लगा लेता है कि कहाँ पे अम्लीय प्रकृति पाया जा रहा है, माध्यम पाया जा रहा है, कहाँ पे क्षारीय माध्यम है। तो इस तरह के पदार्थ को हम लोग बोलते हैं गंधीय सूचक। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर डैश बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर क्या बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालती है? ये लवण बनाता है, यानी कि सॉल्ट। एसिड, बेस ये आपस में रिएक्शन करेगा और सॉल्ट का निर्माण करेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, यहाँ पर एसिड HCl ले लो, बेस ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से क्या बना,
NaCl और यहाँ पर रिलीज होती है, इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस। जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तब लवण और जल के साथ कौन सी गैस उत्पन्न होती है? धातु के कार्बोनेट के तौर पे आप क्या ले सकते हो? सोडियम कार्बोनेट ले सकते हो। ये सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या करेगा? HCl से मान लो रिएक्शन करेगा, बोला है अम्ल से अभिक्रिया करता है, और क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट के तौर पर NaCl बनेगा, साथ में बनेगा वाटर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और सेम फंडा होगा बाइकार्बोनेट के केस में, यहां भी सेम प्रोडक्ट आएगा, NaCl H2O CO2। याद रखिएगा बैलेंस नहीं है, बैलेंस अगर करेंगे तो सबके बगल में जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो अलग अलग आएगा। इस केस में कुछ और आएगा, इस केस में कुछ और आएगा, तो बैलेंसिंग पे मैं नहीं जा रहा हूं बिल्कुल भी। तो आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप ध्यान में रखना। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा राइट आंसर होगा। चूने के पानी से डैश गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। चूने का पानी बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना का पानी बोलते हैं। तो जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तब यह बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, व्हाइट PPT। और ये व्हाइट होता है इसीलिए हम बोलते हैं कि यह दूधिया कलर का हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड जहरीला गैस नहीं है, ना ये जलता है, ना ही जलने में सहायता करता है, हेल्प करता है। चूने के पानी से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर डैश बनता है। मैंने अभी आपको बताया चूने के पानी यानी कि स्लैक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तब बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये सॉलिड होता है और ये व्हाइट PPT होता है, यानी कि व्हाइट PPT का मतलब समझ रहे हो? PPT कहने का मतलब ये जल में घुलनशील नहीं है। ये अगर आप जल में डालोगे तो ये नीचे बैठ जाएगा बॉटम पे, और इसी के कारण हम बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही हम बोलते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर ये दूधिया कलर का हो जाता है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। बोला यहाँ पर यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एक्सेस में है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खत्म हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड बना चुका है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में, ये अभी बचा हुआ है। तो अब क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है इसके साथ रिएक्शन करेगा और आगे क्या बनाएगा? ये बनाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। CaHCO3 का होल ट्वाइस है और ये वाटर सोल्यूबल है, ये जल में घुलनशील है। जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, जो कैल्शियम कार्बोनेट था, ये जल में घुलनशील नहीं था, ये जल में घुलनशील है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, इसी को हम लोग लाइम स्टोन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग चौक बोलते हैं, और इसी को हम मार्बल बोलते हैं। चौक जिससे हम बोर्ड पर लिखते हैं। तो उपयुक्त तो सभी हमारा राइट आंसर होगा। AOT कहने का मतलब ऑल ऑफ द एबव। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे डैश कहा जाता है। एसिड बेस रिएक्शन करता है, सॉल्ट वाटर बनाता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट बनाता है, साथ में जल बनाता है, अतः धात्विक ऑक्साइड को डैश भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड बोल रखा है, तो मैग्नीशियम धातु है और इसका ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ से मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया HCl से अम्ल के साथ, ये अम्ल बोल रखा है, तो ये बनाएगा सॉल्ट बनाएगा ये मैग्नीशियम डाइक्लोराइड MgCl2, साथ में H2O। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि एसिड बेस से रिएक्शन करेगा और बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये तो सॉल्ट बना, साथ में यहाँ एसिड भी है, लेकिन यहाँ बेस के जगह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बेस की तरह बिहेव किया, एक क्षारक की तरह बिहेव किया, तभी तो ये क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके सॉल्ट वाटर बनाया। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ये क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक होते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड तनु HCl के साथ यानी कि डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया करता है तब यह विलयन नील हरित रंग का हो जाता है। यह डैश बनने के कारण होता है, यह कॉपर क्लोराइड बनने के कारण होता है। कॉपर ऑक्साइड तो आप यहाँ पर ले सकते हो CuO, या फिर ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, आप चाहे तो क्यूप्रस ऑक्साइड भी ले सकते हो। उसके साथ क्या लिया? डाइल्यूट HCl,
डाइल्यूट HCl, तब यहाँ पर बनेगा CuCl प्लस वाटर। ये क्या धातु का ऑक्साइड है, तो ये बेस होगा और ये हो गया एसिड। तो बेस और एसिड आपस में रिएक्शन किया, ये बनाया सॉल्ट और ये बनाया वाटर। तो ये जो कॉपर क्लोराइड बना, इसी के कारण जो विलियन है ये हो गया ब्लू ग्रीन। अधात्विक ऑक्साइड डैश होते हैं, अब तक आपको अच्छे से रट गया होगा, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। विलियन में विद्युत धारा का प्रवाह डैश द्वारा होता है। विलियन में, सॉल्यूशन में, तो किसी भी विलियन में धारा का प्रवाह तभी होता है जब उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। जैसे कि प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर है तो उसमें विद्युत का चालन, तो उससे विद्युत का चालन नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसमें नमक डाल दें, NaCl डाल दें, तो जैसे ही ये जल में जाएगा ये आयंस बनाएगा Na+ और Cl-, और हमें यही चाहिए। अगर आयंस बन गया तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो विलियन में तो आयंस चाहिए, तो ये हमारा राइट आंसर है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स किस में चाहिए, ये चाहिए कंडक्टर्स में, और मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल ये किस में चाहिए, ये चाहिए सेमीकंडक्टर्स में। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर्स में करंट का फ्लो करवाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, और किसी सॉल्यूशन के लिए आयंस। निम्नलिखित में से किसका विलयन विद्युत चालन नहीं करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ग्लूकोज C6H12O6, और अल्कोहल। अल्कोहल में आप कोई भी ले सकते हो, मेथनॉल ले सकते हो, इथेनॉल ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे जल में जाएगा ये आयंस में टूट जाएगा। अगर आयंस में टूट गया तो ये विद्युत का चालन करेगा। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल ये आयंस में नहीं टूटते, इसके कारण ग्लूकोज और अल्कोहल का जो विलयन होगा ये विद्युत का चालन नहीं करेगा। यानी 3 और 4 हमारा राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अम्लीय विलयन भी, क्षारकीय विलयन भी विद्युत का चालन करेंगे अगर वो आयंस बना रहा है तो ये सही है। अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, तो ये भी सही है। एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। आपने सुना होगा कि अम्ल जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देता है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन का कहने का मतलब होता है कि उसमें पानी है, और भी हो सकता है कंपोनेंट, लेकिन उसमें पानी भी है। हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, तो ये भी सही है। हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन किसको बोलते हैं? H+ को बोलते हैं। जैसे मान लो इसमें पानी है यानी कि वाटर है, इसमें मैंने डाला HCl, जैसे HCl डाला ये H+ बनाया। अब खासियत ये होता है कि H+ स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, ये H+ अकेला नहीं रहता, ये तुरंत क्या करेगा, ये H2O मॉलिक्यूल के साथ, पानी का जो H2O मॉलिक्यूल है इसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा और बना लेगा H3O+। H3O+, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन याद रखिएगा, H+ को हाइड्रोजन आयन, H3O+ को हाइड्रोनियम आयन। तो ये सही है। सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, तो ये गलत है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जो क्षारक, जो बेस जल में घुलनशील होते हैं उसे हम लोग अल्कली बोलते हैं, उसे हम लोग क्षार बोलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यह डैश होता है। तो जो यहाँ पे क्षार आएगा, ये जो क्षार है इसे हम लोग इंग्लिश में अल्कली बोलते हैं, और ये जो क्षारक है इसे हम लोग बेस बोलते हैं। तो जो बेस जल में घुल गया उसे हम अल्कली बोलेंगे, और इसका कुछ खासियत होता है, प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि स्पर्श में साबुन जैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है, प्रकृति में संक्षारक होता है। तो उपर्युक्त हमारा राइट आंसर होगा। क्षारक जल में डैश उत्पन्न करते हैं, क्योंकि क्षारक है, बेस है, तो ये OH- देगा। एसिड H+ देगा, एसिड H+ देगा या फिर H3O+, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो, दोनों ही सही होगा। दीपक प्रयोगशाला में जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने जा रहा था, तभी उसके शिक्षक ने उसे सावधान किया और कहा कि मजबूत अम्ल या क्षारक को हमेशा जल में धीरे धीरे और लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए, क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत डैश होती है। ये होती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी को हम लोग बोलते हैं एक्जोथर्मिक। और एक होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट चाहिए होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। सवाल ये कह रहा था कि ये कहना चाह रहा है कि ये अगर जल है, अगर आप चाहते हो इसमें एसिड मिलाना, जैसे कि HNO3 हो गया, जैसे कि H2SO4 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड,
अगर आप चाह रहे हो कि इसमें एसिड मिलाना तो आप धीरे धीरे मिलाओ और किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इसे आप हिलाते रहो। यानी जिस तरह से हम चीनी डाल करके पानी में उसको चम्मच से हिलाते हैं, ठीक वैसे ही धीरे धीरे इसको हिलाना है और धीरे धीरे ये अम्ल को, ये एसिड को वाटर में ऐड करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एसिड और वाटर में रिएक्शन होता है तो ये एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ से हीट निकलती है और पानी के पास एक अच्छा खासा गुण होता है हीट को सोखने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको धीरे धीरे डालना है और हिलाते हुए डालना है। कभी भी ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि इसमें अगर एसिड हो, जैसे कि H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसमें हम पानी मिलाएं, ये कभी भी सजेस्ट नहीं किया जाता। ऐसा करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है क्योंकि जब आप अम्ल में पानी डालोगे तो यहाँ भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी, यानी कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और एसिड के पास उतना अच्छा गुण नहीं होता कि ये हीट को सोख ले। पानी के पास होता है तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ भी दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे अगर डाला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ डालना स्टार्ट कर दिया तो एसिड के पास अच्छा गुण नहीं है कि ये हीट को सोख पाए। और ऐसे में क्या होगा, ये हीट के कारण अगर ये कांच का बर्तन है तो ये टूट सकता है और ये एसिड छलक करके बाहर आ सकता है, जिससे हाथ या फिर शरीर अगर गिर गया तो ये जल सकता है। तो इसीलिए ये नहीं करना चाहिए। अम्ल में कभी भी पानी नहीं मिलाना चाहिए, हमेशा पानी में अम्ल मिलाना चाहिए। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे तनुकरण कहा जाता है, यानी कि डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, एक चीज आप ध्यान रखो कि डाइल्यूशन करने पर H+ का कंसंट्रेशन या फिर OH- का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि पहले 10 किलो अनाज 10 लोग मिलकर खाता था, अब 10 किलो अनाज 20 लोग मिलकर खाता है। तो ऐसे में सबके हिस्से के लिए अनाज में कमी आ गई। ये वही चीज़ है यहाँ पर। मान लो मैं 1 मोल HCl ले रहा हूँ, 1 मोल मैंने क्या ले लिया, HCl ले लिया, और मैंने ले लिया 1 लीटर पानी। तो ये HCl को जब मैं पानी में डालूंगा तो H+ मिलेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मान लो ले लिया 2 लीटर पानी। अब 1 मोल HCl मैंने यहाँ भी डाला तो यहाँ भी H+ का जो संख्या होगा ये सेम ही मिलेगा। लेकिन मैंने क्या कर दिया, पानी 2 लीटर कर दिया, यानी यूनिट वॉल्यूम में जो H+ का संख्या है ये कम हो गया। या फिर इसके जगह पर आप ले सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई बेस ले लो, तो यहाँ पे OH- आ जाएगा, यहाँ भी OH- आ जाएगा। तो OH- का संख्या या फिर H+ का संख्या तो उतना ही रहेगा, लेकिन पानी का वॉल्यूम ज़्यादा होने से यूनिट वॉल्यूम में H+ OH- का संख्या घट जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि डाइल्यूशन करने पर H+ या फिर OH- का जो कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता होता है, ये घट जाता है। अगर किसी विलयन का pH 7 से अधिक है, इसका मतलब विलयन में, आपको पता होगा pH अगर 7 है तो हम बोलते हैं कि न्यूट्रल है, pH अगर 7 से कम है तो एसिडिक है, pH अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है, क्षारीय है। तो जितना अच्छा एसिड उतना ज़्यादा वो H+ देगा, जितना अच्छा बेस उतना ही ज़्यादा ये OH- देगा। OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब देखो 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो ये कहाँ आएगा, ये हो जाएगा बेसिक, यानी कि OH- ज़्यादा देगा। तो हाइड्रोनियम आयन की संख्या अधिक है तो ये गलत है, हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक है तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं। हाइड्रोनियम आयन बोल दे या हाइड्रोजन आयन बोल दे, आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये दोनों सेम चीज़ है अलग अलग, लेकिन बताता एक ही चीज़ है। हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक है, ये हमारा सही है, सी हमारा राइट आंसर है। हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कम है, ये गलत है, सी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? अधिक H+ आयन देने वाला अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, तो ये सही है। जितना अच्छा एसिड होगा वो टूट कर उतना ही H+ देगा एक्वस सॉल्यूशन में। अधिक OH आयन देने वाला अम्ल प्रबल क्षारक होते हैं, तो ये भी सही है। जितना अच्छा बेस होगा वो उतना ही ज़्यादा OH- आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में। कम H+ आयन देने वाला अम्ल प्रबल होते हैं, ये गलत है, सी इसका राइट आंसर है। कम OH- आयन देने वाले क्षारक दुर्बल क्षारक होते हैं, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर अम्ल है? तो HCl, HNO3, H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मजबूत अम्ल है, और ये है एसिटिक एसिड, बी इसका राइट आंसर है। ये कमजोर अम्ल है, यानी ये टूटेगा तो H+ देगा लेकिन बहुत ही कम। अगर एसिडिक एसिड को जल में डाला जाए तो बहुत सारा एसिडिक एसिड का अणु होगा,
मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें से बहुत सारा टूटेगा, बहुत सारा नहीं टूटेगा, बहुत ही कम टूटेगा और बहुत सारा नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा कहने का मतलब H+ नहीं देगा। लेकिन HCl को जैसे ही डालोगे मैक्सिमम HCl का जो मॉलिक्यूल होगा वो H+Cl- में टूट जाएगा। निम्नलिखित विलयन और pH में सही सेट चुने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। जठर रस का pH 1.2 होता है, ये सब लगभग में चल रहा है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग, अबाउट। नींबू का रस pH 2.2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया pH 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड pH 2। तो डी हमारा राइट आंसर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही मजबूत क्षार होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका pH होता है 14। हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा जो बॉडी फंक्शन करता है ये 7 to 7.8। हमारे ब्लड का pH होता है 7.4, ये आपको याद रखना है। अम्लीय वर्षा का pH मान डैश से कम होता है। अगर वर्षा का pH मान 5.6 से कम हो जाए तब हम इस वर्षा को बोलते हैं अम्लीय वर्षा, यानी कि एसिड रेन। तो एसिड रेन का pH जो है 5.6 से कम होता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल डैश के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है। ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, डी, ठीक है, H2SO4, इसीलिए वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। अपच की स्थिति में हमारा उदर अत्यधिक मात्रा में कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है? हमारे पेट में खाना को पचाने में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायता करता है, लेकिन जब हमारे पेट में खाना नहीं पचता है तब यही HCl ज़्यादा अमाउंट में बनने लगता है जिससे हमारे पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा राइट आंसर है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में जो पेप्सिन एंजाइम होता है इसको एक्टिवेट करता है ताकि ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़े। साथ में ये HCl जो हमारे पेट में बैक्टीरिया वगैरह होता है जो खाने के साथ चला आता है उसको भी मार गिराता है, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये ज़्यादा एसिडिक मीडियम को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये उसमें जिंदा नहीं रह पाएगा। और HCl तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें बैक्टीरिया कैसे जिंदा रह पाएगा? तो ये बैक्टीरिया को मार गिराने और पेप्सिन को एक्टिवेट करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। लेकिन यही जब ज़्यादा बन जाए तब ये पेट में दर्द और जलन का फीलिंग देता है। तो इसे खत्म करने के लिए हम लोग एक बेस का यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड के रूप में हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं। ये क्या करेगा? ये बेस है, तो जो जरूरत से ज़्यादा एसिड बन गया हुआ है उसके साथ रिएक्शन करेगा और उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके, उदासीनीकरण अभिक्रिया करके। अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो ये क्या हो जाएगा? एंटासिड। एग्जाम्पल याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी एंटासिड्स आते हैं, लेकिन आपके बुक में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे रखा है, इसीलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मुंह का pH जब डैश से कम हो जाता है तब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो जो हमारा दांत होता है ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, Ca3PA4 का होल ट्वाइस, इंपॉर्टेंट है ये कैल्शियम फॉस्फेट ये जल में घुलनशील होगा या नहीं होगा? बताइए। ये वाटर सल्यूबल है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर वाटर सल्यूबल होता तो जैसे हम पानी में डालते तो घुल जाता, सारा दांत तो ऐसे ही खत्म हो जाता। ये वाटर सल्यूबल नहीं है, लेकिन हाँ आप बोल सकते हैं इसमें जंग लगता है, यानी कि इसका संक्षारण होता है। संक्षारण होता है। ये संक्षारण कब होता है? जब हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, 5.5 से कम हो जाता है। इससे ज़्यादा हमारा मुंह का pH होना चाहिए ताकि हमारा दांत सही सलामत रह सके। ये 5.5 से कम कैसे होगा? हम जो खाना खाते हैं, कुछ खाना जो बच जाता है, दांतों में कहीं फंस गया या किसी तरह से रह गया, तो उस खाना को हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसे तोड़ तोड़ करके एसिड बना देता है। अगर बार बार हमारे मुंह में एसिड बनते रहेगा तो क्या होगा? हमारे मुंह का pH कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एसिडिक नेचर बढ़ता है pH क्या हो जाता है? घटता है। तो एसिड बनने के कारण, लगातार एसिड बनने के कारण pH का मान कम हो जाएगा 5.5 से। तो ऐसे में जो हमारे दांत है उसमें संक्षारण होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे हमारा दांत का क्षय स्टार्ट हो जाएगा, डीके करने लगेगा, दांत झड़ने लगेगा। इसीलिए हम लोगों को दिया जाता है टूथपेस्ट। जो टूथपेस्ट होता है ये एक बेस होता है, बेसिक होता है ये, और ये बेस हमारे मुंह में जो
जरूरत से ज़्यादा अम्ल बन गया है उसके साथ रिएक्शन करेगा और उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगा। इसीलिए हमें टूथपेस्ट करना चाहिए ताकि हमारे मुंह का पीएच जो है बैलेंस रहे। टूथपेस्ट में फ्लोरीन कंपाउंड डाला जाता है, ये भी आप ध्यान में रखना। टूथपेस्ट में फ्लोरीन कंपाउंड डाला जाता है, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड हो गया। दांतों का इनेमल किससे बना होता है? जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो जो दांतों का एनेमल होता है ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये कैल्शियम फॉस्फेट, जो अभी मैंने आपको फार्मूला लिखकर दिखाया था, CA3PO4 का होल ट्वाइस। मधुमक्खी और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेटल ये प्लांट है, तो मधुमक्खी या फिर नेटल के डंक में पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। कभी मान लो एग्जाम में मेथनोइक ना मिल करके फॉर्मिक अम्ल मिल जाए, यानी कि फॉर्मिक एसिड मिल जाए, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। ये मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक एसिड ये IUPAC नेम है और फॉर्मिक एसिड ये कॉमन नेम है और इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। तो ये एक ही चीज़ है, फॉर्मिक एसिड या फिर मेथनोइक एसिड। फार्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं, एक कार्बन वाला ये एसिड होता है। एसिडिक एसिड ये सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड सारे खट्टे पदार्थों में, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया। टार्टरिक एसिड ये इमली में पाया जाता है। मधुमक्खी द्वारा डंक मारे गए अंग में जलन और दर्द अनुभव होता है। इससे आराम पाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आप में से बहुतों को डंक मारा भी होगा, तो इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए जहाँ पे जलन और दर्द होता है वहाँ बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, बेकिंग सोडा। डॉक पौधों की पत्तियों की प्रकृति कैसी होती है? अभी हम लोगों ने देखा नेटल, इसके डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। लेकिन डॉक पौधे की पत्ती ये क्षारीय प्रकृति की होती है, यानी कि ये जहाँ पे आपके बॉडी के जिस हिस्से पे इसका डंक लगा है वहाँ पे आपको जलन महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। वहाँ पे अगर आप इस पत्तियों को रगड़ लें तब ये जो एसिड का प्रभाव है ये खत्म हो जाएगा। ये क्षार से रिएक्शन करेगा और इसका प्रभाव कम हो जाएगा या फिर बोल सकते हैं खत्म हो जाएगा। तो एक तो पौधा है नेटल जो कि अम्लीय प्रकृति का है और एक पौधा है डॉक जो कि क्षारीय प्रकृति का है। निम्नलिखित में से सही सेट चुने। आई थिंक सही सेट ही चुने। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, सही है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, खट्टे दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। ये वही लैक्टिक अम्ल है जो हमारे मसल्स में अगर इकट्ठा होने लगे तो थकान और दर्द की अनुभव दिलाता है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ लिख दो, ये गलत सेट हमें चुनना था, गलत सेट चुने। हम भोजन में कौन सा लवण खाते हैं? हम भोजन में क्या खाते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किससे बना होता है? सोडियम क्लोराइड ये बनता है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग HCl से, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले साल पूछा गया था 2018 में, एग्जैक्ट यही लाइन पूछा गया था आपके NCERT से उठा करके। तो सोडियम क्लोराइड का ये जलीय विलयन है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ से क्या पास करवाया गया? करंट। तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, साथ में क्लोरीन गैस। तो NaOH, Cl2H2 इनमें से सभी राइट आंसर। निम्न में से किसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है? साबुन और अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में। इनमें से सभी इसका राइट आंसर। विरंजक चूर्ण का निर्माण किससे होता है? कली चूना और क्लोरीन। कली चूना बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड, शुष्क बुझा चूना और क्लोरीन, बुझा चूना बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यही हमारा राइट आंसर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, यह हमें बना कर दे देगा CaOCl2। ये होता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। बी इसका राइट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये हो जाएगा CaOCl2। विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है वस्त्र उद्योग और कागज की फैक्ट्री में, सही है। जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, तो ये भी सही है। रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, तो ये भी सही है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को दे सकता है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। विरंजक चूर्ण को जब जल में डालेंगे तो ये क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है और ये क्लोरीन गैस जल में जो जीवाणु होते हैं उसे मारने में सहायक होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम क्लोराइड
पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया के आपस में अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न होता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ए इसका राइट आंसर है। अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लो। अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ये वही अमोनियम क्लोराइड है जिसको अगर आप गर्म करना स्टार्ट करें तो यह डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि कपूर, कैम्फर गर्म करते हो तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में, बिना द्रव अवस्था में आए ही। तो उसमें से एक सोडियम क्लोराइड भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है। खाना पकाते समय जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बेकिंग सोडा बोले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका यूज किया जाता है खाना बनाने में। तो इसको जब गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा, तब यहां से बनता है सोडियम कार्बोनेट, साथ में CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है। यही कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड को या फिर केक को स्पॉन्जी या फिर सॉफ्ट बनाता है और ब्रेड को या फिर केक को फुलाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि ब्रेड और केक को फुलाने में, स्पॉन्जी बनाने में कौन सी गैस सहायक होती है? बेकिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? बेकिंग पाउडर ये बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल, ये वही टार्टरिक अम्ल है जो इमली में पाया जाता है। बेकिंग पाउडर को जब गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तब निम्न अभिक्रिया होती है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट H+ को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे क्या बनाएगा? साथ में पानी और अम्ल का सोडियम लवण। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बेकिंग सोडा को जब गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो सी इसका राइट आंसर। बेकिंग पाउडर का भी यूज किया जाता है खाना बनाने में, जिस तरह से बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में, सही है। एंटासिड के संघटक के रूप में एंटासिड बनाने में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, सही है। पाव रोटी या केक को फुलाने और स्पॉन्जी बनाने में। तो जब बेकिंग सोडा को खाना बनाने वाले पदार्थों में डाला जाता है तब उस समय खाना बनाते समय हीट तो करना ही पड़ता है। तो बेकिंग सोडा ये क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस यहाँ से रिलीज होती है। यही CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पाव रोटी या फिर केक को फुलाने में मदद करती है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको याद रखना है ये वाला, सोडियम कार्बोनेट .10H2O। सी इसका राइट आंसर है। मान लो कभी एग्जाम में ये ना दे, सिर्फ ये वाला दे बिना वाटर मॉलिक्यूल का, तब आप इसको टिक करना। मान लो दोनों दे तब आप इसको टिक करना। ये बेकिंग सोडा है। और ये देखो, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट या फिर हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबर्स सॉल्ट। ठीक है, ग्लोबर्स सॉल्ट। तो थोड़ा सा अंतर है, यहाँ कार्बोनेट है, यहाँ सल्फेट है। सोडियम कार्बोनेट के अणु में जल का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में, अब आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। इस पूरे का आप द्रव्यमान बताओ कितना होगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सोडियम का 11 होता है, परमाणु द्रव्यमान 2 है। सोडियम का 23 होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान, तो यहाँ 2 है, तो ये 46 हो जाएगा। प्लस कार्बन के एक परमाणु, इसका द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, यहाँ 3 है, तो ये 48 हो जाएगा। और ये H2O है, H2O का होता है 18, क्योंकि यह 10 H2O है, तो 180। टोटल ऐड करते हैं, 0 हो गया, 8 2 10 और 6 16, कैरी 1 हो जाएगा। और ये 8 4 12 13 और 4 17 और 1 18, और फिर ये एक हमारा बचा हुआ है, तो ये 2 हो जाएगा, यानी 286। टोटल आया 286। तो 286 में पानी कितना है? 286 में पानी है 180, तो एक में कितना आ जाएगा? एक यूनिट में 180 बटे में 286। हमें 100 में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, तो 100 में निकालेंगे। इसको सॉल्व करके देखो, आंसर आएगा लगभग में 63%। ठीक है, लगभग 63%, 62.9 के समथिंग आता है, तो आप करके देख लेना। धोने के सोडा के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ये घरों के साफ सफाई में यूज होता है, नाम से क्लियर है, धोने का सोडा, सही है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल की जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको हटाने में ये यूज आता है। कांच, साबुन और कागज उद्योगों में, ये भी सही है। इनमें से सभी तो उपयोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आप इन उपयोग को याद रखें। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कहने का मतलब ये होता है CuSO4.5H2O।
जब क्रिस्टल बोलेगा यानी कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड है, जुड़ा हुआ है। तो जब इसको गर्म किया जाएगा तब ये नीले रंग से किस रंग में बदल जाएगा। अभी ये ब्लू कलर का है, जब इसको हीट किया जाएगा, ये जो मैं ऊपर ट्रायंगल बनाता हूँ इसका मतलब होता है हीट करना, तब यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल है ये रिमूव हो जाएगा और ये हो जाएगा वाइट कलर का। श्वेत इसका राइट आंसर है। तो हाइड्रेटेड फॉर्म में ये ब्लू कलर का था, गर्म करने पर ये अनहाइड्रेटेड या डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और ये हो जाएगा वाइट कलर का। ब्लू विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या है, यही ब्लू विट्रोल CuSO4.5H2O, डी इसका राइट आंसर है। और एक होता है कैल्शियम सल्फेट, ये CSO4.2H2O, इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। अब देख लो कैल्शियम है, इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि कैल्शियम का ये एक क्या है, ओड है, अयस्क है, कैल्शियम का अयस्क है जिप्सम। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, साथ में ये ब्लू विट्रोल नीला तोता का भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो ये नीला तोता नीला कलर का होता है, इसको जब गर्म किया जाएगा तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये हो जाएगा वाइट कलर का। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब क्या बनता है। जिप्सम क्या होता है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट CSO4.2H2O। इसको 373 केल्विन पर गर्म किया जाएगा तब ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप पानी डालोगे, ठीक है, यानी कि पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे तो फिर से ये क्या बना लेगा, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर एक ठोस पदार्थ बन जाता है, यह ठोस पदार्थ होता है जिप्सम। जिप्सम और डोलोमाइट ये कैल्शियम का ओड है, याद रखिएगा, जिप्सम और डोलोमाइट कैल्शियम का ओड है, अयस्क है। बॉक्साइट यानी कि Al2O3.2H2O, ये देख लो एल्यूमिनियम नजर आ रहा है, तो ये एल्यूमिनियम का ओड है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रचलित नाम क्या है, तो यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलाओगे तो बन जाएगा जिप्सम और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4.2H2O। ग्लोबुलर लवण, ग्लोबुलर सॉल्ट, इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, Na2SO4.10H2O। यहां से आप SO4 की जगह पर CO3 कर दो तो हो जाएगा वॉशिंग सोडा। विरंजक चूर्ण CaOCl2। और एक और क्या था, ब्लू विट्रोल, इसका क्या होगा, CuSO4.5H2O। तो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। खिलौना बनाने, सजावट का सामान और सतह को चिकना बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक ऐसा गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में क्या होगा, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। चूने के पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलियन, दूधिया कर देती है तो कौन सा गैस होगा, CO2 होगा। यही आपस में रिएक्शन किया होगा और बनाया होगा कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट PPT और इसी के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। लेकिन इसमें से बताइए कौन सा होगा, कैसे बताएंगे। कवच जो होता है अंडे का, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। आपको पता है कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब बनाएगा, तब रिलीज करेगा CO2 गैस, यानी कि CO2 गैस उत्पन्न होती है इसमें। और यही CO2 गैस मैंने यहाँ पे रिएक्शन करवाया, बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। तो देख लो इसमें से कौन सा अम्ल है, ये नहीं होगा, ये सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, बी इसका राइट आंसर HCl अम्ल है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, क्विक सिल्वर ये मरकरी को कहा जाता है, यानी कि पारा। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 80 होता है और सिंबल होता है Hg। सोल्डर किसका मिश्र धातु है, सोल्डर यानी कि रांगा, जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो यूज करता है इसको। तो ये शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है, यानी कि Pb और Sn, लेड और टीन का। तांबा और जस्ता ये ब्रास होता है, तांबा और टीन ये ब्रॉन्ज होता है, और निकल क्रोमियम आयरन ये होता है, इससे बनता है स्टेनलेस स्टील। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। गंधीय सूचक यानी कि ये ऐसा सूचक होता है जो अम्लीय या फिर क्षारीय प्रकृति का पता लगाता है। इसके गंध से पता चल जाता है कि अम्लीय माध्यम है या फिर क्षारीय माध्यम है।
तो ये प्याज, वनीला और लौंग का तेल, इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। ये तीनों आप याद रखना, एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। सभी अम्लों में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? दुनिया का कोई सा भी अम्ल हो उसमें आपको H दिखेगा, यानी कि हाइड्रोजन इसका राइट आंसर है, क्योंकि अम्ल का डेफिनेशन ही होता है जो H+ दे दे एक्वस सोल्यूशन में। अगर H रहेगा तभी H+ देगा, अदरवाइज देगा ही नहीं, तो अम्ल होगा ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक ऑक्सी अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ग्लूकोज C6H12O6, नाइट्रिक अम्ल फॉर्मूला HNO3। ऑक्सी अम्ल वो होता है जिसमें आपको ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। HCl में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये नहीं होगा। AgNO3 ये अम्ल है ही नहीं, ये सॉल्ट है, तो ये भी नहीं होगा। ग्लूकोज ना तो अम्ल है, ना ही क्षार है, ना ही लवण है, ये भी नहीं होगा। HNO3 ये एक मजबूत अम्ल है, प्रबल अम्ल है और इसके पास ऑक्सीजन भी है, तो ये नाइट्रिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान लो किसी अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कि ये देख लो HCl, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रा अम्ल, ठीक है, हाइड्रा एसिड या फिर अनॉक्सी अम्ल। जिन अम्लों में ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी ऑक्सीजन तो नहीं होता लेकिन वो अम्ल है, ऑक्सीजन नहीं है लेकिन अम्ल है, उसे हम क्या बोलेंगे? अनॉक्सी अम्ल या फिर हाइड्रा एसिड, हाइड्रा अम्ल। जैसे कि HCl, HI, HBr, ये सब ऐसे अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट फॉर्मूला होता है इसका CuSO4, जलीय विलयन है, यानी कि ये एक्वस सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट देखिए किससे बना होता है, ये एक सॉल्ट है, लवण है, तो ये अम्ल और क्षार से मिलकर बना होगा। ये कैल्शियम ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है, बेस है। ये रिएक्शन करता है H2SO4 से, ये एक अम्ल है, और यहां से बनाएगा CuSO4 का ये एक्वस सोल्यूशन है। अब देखो ये जो H2SO4 है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि प्रबल अम्ल है, और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड ये क्या है? एक वीक बेस है। तो बेस जो है कमजोर है, अम्ल जो है वो मजबूत है, तो जो सॉल्ट होगा ये स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा, यानी कि अम्लीय हो जाएगा। अगर ये अम्लीय है, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देगा। क्यों? क्योंकि ये स्लाइटली एसिडिक है। यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु HCl अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं? धावन सोडा बोले तो सोडियम कार्बोनेट NaCO3, इसमें हम क्या मिलाएंगे? HCl मिलाएंगे। अब देख लो, बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? CO2। तो CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है? ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो जब कोई घोल न्यूट्रल होता है उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन ये होता है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, और OH- का कंसंट्रेशन भी इतना ही होता है, बराबर होता है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। मान लो घोल जो है एसिडिक है, तब क्या हो जाएगा? H+ आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻7 मोल पर लीटर से ज्यादा, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में H+ आयन का अमाउंट होगा 10⁻⁻7 मोल। अगर मान लो सोल्यूशन बेसिक है, तब ये H+ आयन का कंसंट्रेशन ये 10⁻⁻7 मोल पर लीटर से कम होगा। तो हमारे केस में क्षारीय बोल रखा है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक तो pH होता है कि pH मान देकर के पूछ लिया जाता है कि कौन अम्लीय है और क्षारीय है, और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। साधारण नमक का pH कितना होता है? साधारण नमक बोले तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये 7 होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो साधारण नमक होता है ये कौन से एसिड कौन से बेस से मिलकर बना होता है, तो ये बनता है बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और एसिड होता है HCl। दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए इसका pH 7 होता है। pH बराबर एक फॉर्मूला आपसे पूछा है इसमें, -log H+ आयन का कंसंट्रेशन। इसकी जगह पर pOH भी आप लिख सकते हो, -log OH- का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो -log H+, क्योंकि pH पूछा है। अगर pOH पूछता तो ये हम आंसर करते। बस आप फॉर्मूला इसको रट कर रखो, हो गया, और कुछ नहीं करना है। कमरे के तापमान पर बोले तो 25 डिग्री सेल्सियस पर pH + pOH का मान कितना होता है? ये आप याद रख सकते हैं। pH और pOH का वैल्यू होता है 7, सम करने पर, माफ कीजिएगा 14। तो सी इसका राइट आंसर होगा।
मान लो किसी सॉल्यूशन का pH 7 है तो इसका pOH कितना हो जाएगा, 14 में से घटा दोगे। मान लो अगर 6 है तो pOH कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर इस दोनों का सम 14 ही आएगा। और टेम्परेचर चेंज के साथ pH स्केल चेंज होता है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इग्नोर करके चलते हैं और हम 25 डिग्री सेल्सियस पर ही बात करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो pH होता है ये होता है 10, यानी कि इसका pOH कितना हो जाएगा, 4। अम्ल और क्षारक वह पदार्थ है जो जलीय घोल में क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये किसका सिद्धांत है? तो हम लोगों को तो पता ही है कि अम्ल जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन देगा और क्षारक ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो ये किसने ये सिद्धांत दिया था? ये दिया था आर्हेनियस ने। ठीक है, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने। निम्नलिखित में से किसे आप एक प्रोटॉन कह सकते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा H+। ये क्या है? ये एक प्रोटॉन है। कैसे प्रोटॉन है? देखिए, हाइड्रोजन में आपको क्या क्या मिलेगा? इस हाइड्रोजन में आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक प्रोटॉन मिलेगा और न्यूट्रॉन तो इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, 0 न्यूट्रॉन। इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चला गया, तभी तो ये एक प्लस आया है। इलेक्ट्रॉन निकलकर जब बाहर चला गया, अब इसके पास बचा ही क्या? न्यूट्रॉन तो पहले भी नहीं था, इलेक्ट्रॉन चला ही गया, बचा प्रोटॉन। इसीलिए हम H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है? उस पदार्थ को हम लोग अम्ल बोलते हैं। जैसे HCl है, ये क्या देगा? ये अम्ल है, तो ये क्या देगा? H+ देगा। जिसको भी जरूरत होगा उसको ये H+ देगा, तो H+ ही तो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन देने की क्षमता रखने वाले को हम लोग अम्ल बोलते हैं। अगर किसी विलयन का pH मान 5 से बढ़कर 7 हो जाए तो विलयन की अम्लता 5 से 7 हो गया, pH मान बढ़ गया, यानी कि जो अम्लता है वो घट जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो पहले ही काट दो। अब देखो, 1 यूनिट से अगर बढ़ता pH मान, तब हम बोलते हैं अम्लता 10 गुना कम हो जाएगी। अगर 2 यूनिट से बढ़ा तब 100 गुना कम हो जाएगी। अगर 3 यूनिट से बढ़ा तो 1000 गुना कम हो जाएगी। अब देख लो, आपके केस में 5 से 7 हुआ है, 2 यूनिट से बढ़ गया है, 2 यूनिट से बढ़ गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि अम्लता पहले की 100 गुना कम हो जाएगी, यानी कि सी इसका राइट आंसर, सॉरी बी इसका राइट आंसर। ठीक है, 100 गुना कम हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। pH वैल्यू अगर 1 यूनिट से बढ़ेगा तो जो H+ आयन का कंसंट्रेशन होता है वो फैक्टर ऑफ 10 से डिक्रीज कर जाता है, यानी 10 के फैक्टर से कम हो जाएगा। यानी कि जो H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है वो पहले का 1/100 हो जाएगा। ठीक है, जब 5 था उसका 1/100 हो जाएगा pH 7 होने पर। ये इस सवाल का मतलब है। निम्नलिखित में से कौन गलत है? क्षार मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। ये मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फ्थलीन, ये सब क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर है, एसिड बेस का पता लगाता है। तो क्षार मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, तो ये बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, ये भी सही है। मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देगा क्षार और लाल कर देगा अम्ल। अम्ल से फेनोल्फ्थलीन का रंग नहीं बदलता। जो फेनोल्फ्थलीन होता है ये कलरलेस होता है, इसका जो विलयन होता है कलरलेस होता है। अगर आप उसमें एसिड डाल भी दो तो कलर चेंज नहीं होगा। यानी फेनोल्फ्थलीन विलयन से हमें अम्ल के बारे में पता नहीं चल सकता, क्योंकि वो अपना कलर को चेंज नहीं करता है। तो ये भी सही है। और हाँ, अगर क्षार डाल दो उसमें तब उसका कलर पिंक हो जाएगा, यानी कि गुलाबी हो जाएगा। तो इसमें लिखा है कि हरा कर देता है, तो ये गलत है। डी इसका राइट आंसर होगा। किसके सिद्धांत के अनुसार क्षारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, जो प्रोटॉन है H+ है, ये जो देता है वो क्या होता है? एसिड होता है। और जो इसको एक्सेप्ट करता है वो क्या होगा? बेस होगा, यानी कि क्षार होगा। ये जो थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये दिया था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने। 2 साइंटिस्ट है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। इन्होंने कहा था कि जो पदार्थ प्रोटॉन देगा वो अम्ल होगा, जो लेगा वो क्षार होगा। निम्नलिखित में से कौन गलत है? सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे कि ZNO धातु का ऑक्साइड बेसिक होता है, तो ये भी क्या है? क्षारक है। Al2O3 ये भी क्षारक है, लेकिन ये सब जल में नहीं घुलता है, तो ये हमारा सही है। सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ये भी सही है। जो क्षारक जल में घुल गया उसे हम क्षार कहेंगे, अल्कली बोलेंगे। यानी जो बेस डिजॉल्व हो गया वाटर में उसे हम अल्कली बोलेंगे।
जैसे Na2O, जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब जल में घुलता है। जल में घुलने के बाद ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस सबको हम बोलेंगे अल्कली यानी कि क्षार। तो ये सही है। सभी क्षारक क्षार कहलाता है, तो ये हमारा हो गया गलत। सभी क्षारक क्षार नहीं कहलाएगा, जो क्षारक जल में घुलेगा वही क्षार कहलाएगा, और सभी क्षार क्षारक कहलाता है, ये सही है। ये सब क्या है? ये सब अल्कली है, क्षार है, लेकिन क्षारक भी तो है। क्षार तो इसलिए है क्योंकि ये क्षारक जल में घुल रहा था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक क्षार भी है, यानी कौन सा इसमें से बेस बताना है कि अल्कली भी है। ZNO, ठीक है, ये बेस है बट अल्कली नहीं है। ये बेस है लेकिन अल्कली नहीं है। ये बेस है लेकिन अल्कली नहीं है क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं है। डी हमारा राइट आंसर। ये हो जाएगा हमारा अल्कली यानी कि क्षार। निम्नलिखित में से कौन एक कास्टिक सोडा है जिसका उपयोग साबुन बनाने में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। दूध का पीएच 6.8 होता है, तो ये सही है। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है, ये भी सही है। मानव लार का पीएच 6.4 होता है, ये भी सही है। ब्लैक कॉफी का पीएच 10 होता है, ये गलत है। ब्लैक कॉफी का पीएच होता है 5.0। तो जितने भी यहाँ पर पीएच वैल्यू दे रखा है ये एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक में ये दे रखा है। किसी और किताब में अगर इसके जगह पीएच वैल्यू कुछ और लिखा हो तो ये हो सकता है कुछ और लिखा हो, लेकिन एनसीईआरटी में जो है उसी को लेकर हमें चलना होगा। तो इस सवाल का आंसर डी हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। पोटास एलम के सूत्र, पोटास एलम के एक सूत्र इकाई में जल का कितना अणु उपस्थित होता है। पोटास एलम, तो ये होता है 24। फॉर्मूला देखिए क्या होता है पोटास एलम का, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये होता है पोटास एलम। 24 आपको मॉलिक्यूल मिलेगा पानी का, जल का। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर। पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3, ठीक है, KNO3 का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है। गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी के सामान बनाने में, उर्वरक के रूप में, मांस मछली के संक्षारण में। तो हमारा आंसर ABC ये सब में किया जाता है, डी में नहीं किया जाता। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लो, किस में नहीं किया जाता होना चाहिए, किस में नहीं किया जाता। तो डी हमारा होगा मांस मछली के संक्षारण में, इसमें नहीं किया जाता, बाकी इस तीनों में किया जाता है। उस विलयन को क्या कहते हैं जिसमें कम मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसका पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसे हम लोग कहेंगे बफर सॉल्यूशन, बफर विलयन। एक बफर विलयन हमारा ब्लड है। हम इतने सारे खट्टे पदार्थ खाते हैं लेकिन हमारे ब्लड का पीएच जो है वो चेंज नहीं होता है। इसका कारण है कि ब्लड जो है हमारा वो बफर विलयन है, ठीक है, याद रखिएगा। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर आप कम अमाउंट में एसिड या बेस मिला दे तो उसका पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से किसे एक सार्वत्रिक सूचक कहा जाता है। तो यह है पीएच स्केल। ये बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर से मिलकर बना होता है पीएच स्केल। इसे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान गलत है। शराब का पीएच ये होता है 3.0 से 3.4। चूने का पानी, यानी कि चूने का पानी बोले तो लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो 10.5 होता है इसका पीएच। समुद्र का पानी 7.8। सिरका का होता है 3.0। अगेन ये सब आपके एनसीईआरटी के बुक में है। तो डी इसका राइट आंसर है। सिरका में होता है एसिटिक एसिड CH3COH और इसका पीएच होता है 3.0 यानी कि 3। पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया। तो ये जो वैज्ञानिक थे इनका नाम है सोरेनसन। 1mHCl विलयन का पीएच मान लगभग कितना होता है। 1mHCl कहने का मतलब ये हुआ कि कोई विलयन है, इसके 1 लीटर में HCl 1 मोल है, तब इस विलयन का पीएच मान
कितना होगा, ये इस सवाल का मतलब है। मान लो 2m HCl होता, तब हम ये बोलते हैं कि 1 लीटर विलियन में सॉल्यूशन में 2 मोल HCl है। तो इसका सिंपल मतलब ये होता है, कैपिटल M का मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट हमारे केस में HCl है, तो हम बोलेंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल HCl प्रेजेंट है। तो उस विलियन का pH मान कितना होगा? उस विलियन का pH मान होगा 0। ठीक है, ये आपके NCERT का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक स्टडी ट्यूब एजुकेशन यूट्यूब चैनल के किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि जब एक बर्तन में रखे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के दानेदार जिंक का टुकड़ा डाला जाता है तब एक रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है और इसके नजदीक जलती मोमबत्ती को ले जाया जाता है, तब यह गैस फटफट यानी कि पॉप ध्वनि के साथ जल उठती है। अगर वो स्टूडेंट आप थे तो इसका उत्तर आपने क्या दिया? सवाल कुछ ऐसा है कि जिंक का टुकड़ा है इसमें, ठीक है, जिंक का टुकड़ा है, इसमें डाला डाइल्यूट HCl, तनु HCl बोल रखा है, सॉरी H2SO4 बोल रखा है, इसमें H2SO4 डाला। तो देखो जिंक क्या है? मेटल है। क्या डाला इसमें? एसिड डाला। क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट बनेगा। और कौन सी गैस उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन गैस, यानी कि Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो हाइड्रोजन गैस है, ये जलने में सहायता करता है, ये हेल्प करता है। हाइड्रोजन गैस के नजदीक अगर आप जलती हुई आग ले आओ तो ये हाइड्रोजन गैस उसमें जल उठेगी। तो ये जो गैस है ये है हाइड्रोजन। मान लीजिए इस कंटेनर में होता कैल्शियम कार्बोनेट COCO3, अब हम इसमें डालते हैं H2SO4, तो अब क्या होता? अब ये क्या है? कार्बोनेट, और ये क्या है? एसिड। तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? CO2 गैस। ऐसे केस में अगर आप मोमबत्ती को लाते इसके नजदीक तो वो बुझ जाती, ठीक है, बुझ जाती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ना ही जलती है ना ही जलने में मदद करती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस तो जलती है। तो ये दोनों ही सवाल यहाँ से बनाए जा सकते थे। दोनों में ही आपको अम्ल नजर आता, लेकिन एक में मेटल नजर आता, एक में मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट नजर आता। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। सभी धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, तो ये सही है। सभी धातुएं क्षार से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, सभी धातुएं क्षार से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, तो ये गलत है। धातुएं क्षार से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ धातु करते हैं, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कुछ धातुएं क्षार से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ये सही है। अगला है 1MnOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान 14 होता है, तो ये हमारा करेक्ट है। अगेन 1MnOH का मतलब समझ गए कि अगर 1 लीटर सोल्यूशन है तो इसमें 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये होता है इसका मतलब। अगर मान लो 2m होता तो कैपिटल M, तब हम बोलते कि 1 लीटर सोल्यूशन में 2 मोल HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन एक दर्द निवारक यानी कि पेन किलर दवा है? एंटासिड ये अपच का इलाज करता है, यानी कि जब हाइपर एसिडिटी हमारे पेट में होता है तब एंटासिड दिया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। एनाल्जेसिक ये हमारा सही आंसर है, ये पेन किलर है, दर्द निवारक दवा का ये टाइप है एनाल्जेसिक। एंटीसेप्टिक आप स्किन पे लगाते हो, जिसको आप मरहम बोलते हो। मान लो आपकी स्किन पे घाव वगैरह हो गया तो उस पर बैक्टीरिया ना लगे, उस पर किसी प्रकार का कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना पनपने लगे, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें मरहम लगाते हैं स्किन पे, वो होता है एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक ये कोई एक एंटीसेप्टिक हो गया या फिर एंटासिड हो गया, एनाल्जेसिक हो गया या फिर इनमें से कोई भी हो गया, ये किसी एक दवा का नाम नहीं है, ये टाइप है। अब एंटीसेप्टिक में बहुत तरह के दवा आते हैं, तो ये एक टाइप है। अगला है 10 ml NOH विलियन को पूरी तरह से उदासीन करने के लिए 8 ml HCl दिया जाता है, तो 20 ml NOH विलियन को उदासीन करने के लिए कितनी मात्रा में HCl चाहिए होगा? 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl चाहिए, तो 1 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8/10, तो 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8/10 गुने में 20, बस ये यूनिटरी मेथड लगाना था आपको। 16 ml हमारा राइट आंसर होगा, 16 ml HCl चाहिए हमें। प्लास्टर ऑफ पेरिस
को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए। CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसको हम लोग ऐसे कंटेनर में रखते हैं जिसमें नमी ना आ पाए, आर्द्ररोधी यानी कि मॉइस्ट प्रूफ बर्तन में रखते हैं। इसका कारण ये होता है कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप वाटर मिला दें तो ये उसके बाद ये जिप्सम बना लेगा, जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2 ये बना लेगा और ये कठोर पदार्थ होता है। तो देख लो, ऑप्शन पढ़ते हैं। यह जल को अवशोषित कर कठोर पदार्थ बनाएगा, तो ये सही है, क्योंकि यह जल के संपर्क में आने पर जिप्सम में बदल जाएगा, तो ये भी सही है। जल को अवशोषित कर यह अनुपयोगी हो जाएगा, तो अगर ये जिप्सम बन गया कंटेनर के अंदर, कठोर पदार्थ बन गया, तो फिर ये बेकार हो जाएगा, तो ये सही है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर यह कठोर पदार्थ बन जाता है। क्षारकीय लवण बना होता है, ये लवण है, साथ में इसके पास है कैसा नेचर, बेसिक नेचर है, यानी कि क्षारकीय है। तो लवण बनता है एसिड प्लस बेस से, क्योंकि ये क्षारकीय है, यानी कि बेस मजबूत होगा, अम्ल कमजोर होगा। तो देख लो, मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल से, 20 का राइट आंसर है। मान लो एसिडिक होता तो अम्ल मजबूत होता, क्षार कमजोर होता। ये दे रखा है आपको कैल्शियम सल्फेट .XH2O प्लस YH2O, और ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट .ZH2O। तो बताइए इसका मान क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ X प्लस Y प्लस Z। तो देखिए ये क्या है, Z क्या होगा यहाँ पे, ये आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है, जिप्सम। जिप्सम में यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, फॉर्मूला में लिखता हूँ यहाँ पे, CaSO4.2H2O। उसके बाद ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। यहाँ से हमको बनाना है जिप्सम। बताइए इसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, हमें यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, तो यहाँ पर 3/2H2O। CaSO4, यहाँ पर CaSO4 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल और यहाँ पे 3/2 मॉलिक्यूल, ये इसको हम जोड़ेंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो X का मान हो गया हमारा हाफ, X का मान हो गया हाफ, Y का मान 3/2, Z का मान 2, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 20 का राइट आंसर। कठोर जल को मृदु करने के लिए निम्न में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये है Na2CO3.10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो ए इसका राइट आंसर, सोडियम कार्बोनेट। पीएच मान से संबंधित सही सेट चुने। छोटी आंत 7.4, टूथपेस्ट 8.0, टमाटर जूस 4.2। तो ये सभी सही है, ठीक है। ABC ये तीनों ही करेक्ट है। ये सारे वैल्यू आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है 100 MCQ करने के बाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे नए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।